हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेड प्लस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 2 रीजंस व्हाई बाइल जूस इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन डिस्पाइट ऑफ नॉट कंटेनिंग एनी एंजाइम्स। क्यों बाइल जूस इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए जबकि उसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इट मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक alkaline so that pancreatic enzymes can act upon it. And second one, it also emulsify the fat. Emulsification means breakdown of large molecules into small and simpler soluble substance. Emulsify the fat, that is break the large globules of fat present in the food into smaller globules, making it easy for the enzymes to act and digest them. This is very important question. Second question की तरफ देखिए. Second one is name the substance other than water that are absorbed or reabsorbed during urine formation. उसके बाद इसका सेकंड पार्ट मेंशन है डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस फर्स्ट चैप्टर के कुछ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर हम नेफ्रॉन की डायग्राम की बात कर ले या हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर ले। ये डायग्राम तीन कुछ खास ही डायग्राम से इस फर्स्ट चैप्टर से। एक डायग्राम यहाँ पर मैं डिस्कस भी कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चन में यहाँ भी दे रखा है कि हमें कुछ पार्ट्स लेबल करने हैं, जैसे कि राइट किडनी, ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट टू द किडनी। उसके बाद विच स्टोर्स यूरिन, जहां पर यूरिन स्टोर होगा। और उसके बाद क्या मेंशन है, हाउ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी एंड एल्वुलाई ऑफ लंग्स आर कॉमन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेफ्रॉन की बात कर ले या फिर लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वुलाई की बात कर ले, क्या कॉमन फीचर क्या है इनके बीच का। देखते हैं आंसर्स की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्या था, रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या एलिमेंट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, जिसमें से क्या मेंशन है, ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे ये वापस से रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि वहां पर मेंशन था सेकंड क्वेश्चन में, जो कि डायग्राम यहाँ पर बनाया, ध्यान दीजिएगा डायग्राम। ये पार्ट है हमारा, ये हमारा वेना केवा का पार्ट। एक और मेंशन है आयोटा। नेक्स्ट वन देखिए रीनल वेन, दिस वन इज रीनल वेन, देन रीनल आर्टरी, किडनी, और किडनी के जस्ट ऊपर क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एड्रिनल ग्लैंड से एक एलिमेंट सिक्रीट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेनालिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जो यहाँ पर यूरिन फॉर्म होके इसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू आएगा और ब्लेडर में आके कलेक्ट होगा। और लास्ट जहां से वेस्ट मींस लिक्विड वेस्ट, इट मींस यूरिन जहां से रिलीज हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। ये आपका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेफ्रॉन एंड एल्वुलाइज आर कॉमन इन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वहां पर क्वेश्चन ये था कि दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है, जिसकी हेल्प से जहां पर नेफ्रॉन और एल्वुलाइज ऑफ लंग्स हम कॉमन फीचर्स की बात कर रहे थे। क्या मेंशन है, बोथ आर हैविंग थिन वॉल्स। नेक्स्ट वन, बोथ आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज, बोथ इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। वॉल्स इनके थिन होंगे। कैपिलरीज की बात कर ले, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है और इसके साथ साथ सरफेस एरिया दोनों ही बढ़ाते हैं, इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमें जस्टिफाई करना है दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इन फिशेस ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स, 2 चैम्बर हार्ट, whereas double circulation is seen in human beings due to the presence of 4 chamber heart। डबल सर्कुलेशन की बात करें तो हम कहां देखेंगे, जहां पर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम किसकी बात कर सकते हैं, ह्यूमंस की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फिशेस की बात कर ले वहां पर क्या है, सिंगल सर्कुलेशन। क्यों बेटा, क्योंकि वहां पर कितने चैम्बर हार्ट है, ओनली 2 चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट इन फिशेस, दैट्स व्हाई इन फिशेस सिंगल सर्कुलेशन एंड इन ह्यूमन बीइंग्स डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। Next question, explain blood circulation in human being with the help of the diagram. And last one is, what is the significance of having 4 chamber heart in mammals? 4 chamber heart का significance क्या? अभी जस्ट इसके पहले मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी कि नेफ्रॉन का डायग्राम हो, चाहे हम बात कर ले एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम की, या लास्ट में डिस्कस किया था हार्ट का डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आएंगे ही।
देखिए आंसर में क्या मेंशन है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज एज फॉलोज, क्या क्या है, द डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कलेक्टेड बाय द वेन्स टू पोर इन वेना केवा। पहले ब्लड कलेक्ट होगा कहां पर, वेना केवा के थ्रू आएगा फर्स्ट चैम्बर में, वेना केवा पोर्स ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम ट्रांसफर दिस ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, फिर यहां से ट्रांसफर होगा राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल ब्लड कहां पंप करेगा, लंग्स के पास बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। लास्ट पॉइंट में क्या मेंशन है यहाँ पर, द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट टू द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। लंग्स के पास क्या होगा, जो इम्प्योर ब्लड गया था उसका ऑक्सीजनेशन, वापस से ये ब्लड हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारे फर्स्ट चैम्बर में, जिससे हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट आर्टरियम के नाम से जान रहे हैं, और वो किसके थ्रू आएगा, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए, now the blood is pumped to the left ventricle from where the blood is distributed to all parts of the body by the help of the aorta. This is also very important. In four chamber heart, left half is completely separated from the right half by one, बीच में क्या प्रेजेंट होगा, अभी डायग्राम में डिस्कस करूंगी, सेप्टम इज प्रेजेंट। दिस और सेप्टम क्यों बनाया गया कि आपस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाए, इसलिए सेप्टम को बनाया गया है। देखिए मेंशन भी है, दिस प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, दिस अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ oxygenated blood to all the body parts. This will help to produce large amount of energy required to maintain our body temperature. अब डायग्राम में डिस्कस करते हुए एक बार और मैं बताती हूँ, देखिए ध्यान से डायग्राम की तरफ देखिए, ये हमारा कुछ हार्ट के चैम्बर्स दिखाए जा रहे हैं, जहां पर हम 4 चैम्बर्स की बात कर रहे हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले यहाँ पर क्या कलेक्ट होना स्टार्ट होगा, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड वहां पर कलेक्ट होगा, वो कहां से आएगा, इस चैम्बर से होते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ से हम कहाँ लेके जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स क्या करेगा बेटा, उसको फ्रेश में कन्वर्ट करेगा, मींस ऑक्सीजनेट करेगा, और फिर बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन ये ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड कहां पर आ जाएगा, हमारे लेफ्ट आर्टरियम में, यहां से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हम कहां भेजेंगे, आयोटा के पास, आयोटा से पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें था कि सेप्टम की नीड क्या था, बेटा अगर ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक से, अगर ये सेप्टम नहीं होगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा, इस वजह से सेप्टम की इंपॉर्टेंस है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कौन सा सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कब, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम। राइट 2 डिफरेंट वेज इन विच इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस एंड राइट इक्वेशन आल्सो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसमें हम किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज से रिलेटेड हमें इस चैप्टर में रेस्पिरेशन वाले पार्ट में 3 रिएक्शंस मेजर बताए होंगे, ठीक है। एक हम बात करेंगे यहाँ पर एक एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट, एंड सेकंड वन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट। एनारोबिक में हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, एक एब्सेंस और एक लैक के बेसिस पर, और एरोबिक में तो हम जानते ही हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या मेंशन है, 2 ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body। ह्यूमन बॉडी का ही हमें बताना है, तो यहाँ पर हम कौन सा रिएक्शन नहीं लिखेंगे, जो ईस्ट सेल का रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर हम उसे हम नहीं मेंशन करेंगे। देखिए मेंशन भी होगा यहाँ पर, आंसर देखते हैं क्या मेंशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, एंड हियर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज takes place and it converted into what, carbon dioxide, water, generating a significant amount of energy. It means sufficient amount of energy is generated during this process. During this process means during aerobic respiration, sufficient amount of energy is released. Almost how much, 38 ATP is released. Full form of ATP, adenosine triphosphate reaction is there. Glucose formula is also mentioned, C6H12O6, then 6O2. Products are कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कितना होगा, 38 एटीपी रिलीज होता है। नेक्स्ट आइए एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक ऐसा प्रोसेस कब होगा, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ, मींस यहां पर ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। यहाँ पर एब्सेंट होगा या फिर पार्शियली यहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इस प्रोसेस में
नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इनटू लैक्टिक एसिड इन मसल सेल और इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ई सेल। देखो यहाँ पर ह्यूमन का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसको अलग से सिर्फ मेंशन किया गया, लेकिन हम रिएक्शन कौन सा लिख रहे हैं, रिएक्शन में ध्यान दीजिए, मैंने पहले बताया कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में हम ईस्ट वाला रिएक्शन मेंशन नहीं करेंगे। मेंशन कौन सा रिएक्शन करेंगे, जहां पर ह्यूमन बॉडी में जो टेक प्लेस होगा वो क्या है, लैक्टिक एसिड वाला रिएक्शन, हम उसका ख्याल रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ग्लूकोज, ये भी ब्रेक होगा, क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, और प्रोडक्ट में क्या रिलीज हो रहा है, साथ में एटीपी रिलीज होगा, लेकिन बहुत कम, ऑलमोस्ट 2 एटीपी आर रिलीज। तो इस चैप्टर से ये दो रिएक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो एरोबिक रिएक्शन का पार्ट हो चाहे वो एनारोबिक रिएक्शन का पार्ट हो, ये दोनों ही खास है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है, एंड हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड इनटू आवर बॉडी। पहले हमें डिस्कस करना है कि हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या होता है बच्चों, केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डायरेक्टली पोर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या मेंशन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन हार्मोन इज सिक्रीटेड इनटू आवर बॉडी। एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, कहां प्रेजेंट था, हमने स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया, जस्ट किडनी के ऊपर, डायरेक्टली टू द ब्लड, द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इज ड्यू द हार्ट। अब यहाँ पर फंक्शंस ध्यान में देखिए क्या है, जहां पर इसके हमें क्या पूछे गए, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। अगर बहुत मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो वहां पर क्या हो सकता है, सडन हमारी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसको हम 3F के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 3F आप ग्लैंड कह सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या मेंशन है, इसको एक बार और देख लेते हैं, द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड्स द हार्ट। हार्ट पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। सपोज दैट, एक आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज दैट सामने कोई एक स्नेक आ गया, अब उस केस में क्या होगा कि अगर ये आपके हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे तो कोई खास आपके बॉडी पे चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, और अगर सिक्रीट हो रहा है ये हार्मोन तो आप फटाफट आपके बॉडी में रिएक्शन दिखेगा, आप क्या करोगे, भागने की कोशिश करोगे वहां से, ठीक है, ये इस हार्मोन की वजह से, इसका हार्ट पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आंसर में मेंशन है रिस्पॉन्सेज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, कई सारे रिस्पॉन्स मेंशन है। द हार्ट बीट फास्टर, सडनली हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी, या आपको डर लगेगा या भागने की कोशिश करो, एज पर मैंने स्नेक का भी एग्जांपल दिया, रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ द मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल। और अगर हम सडनली ज्यादा हमारी बॉडी काम करेगी तो हमें ऑक्सीजन क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन इज reduced एंड डाइवर्टेड टू आवर स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारे स्केलेटल मसल्स को काम ज्यादा करना पड़ेगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, जब हम ज्यादा तेज भागेंगे तो ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब्स मसल्स। ऑल these responses together enables our body to be ready to deal with the adverse situation। अब इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए हर वे से क्या होगी, रेडी होगी कि कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए, ठीक है। ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड और उससे जो सिक्रीट हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनालिन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन अ थॉर्न इज प्रिकल्ड इन रोहन्स हैंड टू डिस्क्राइब रिफ्लेक्स एक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। एक आपने देखा कुछ ऐसे एक डायग्राम बना, ठीक है, जहां पर रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को शो किया जा रहा है। तो देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ऑटोनॉमिक सिस्टम, सडन होगा, सडन चेंजेस हमें दिखेंगे, जैसे कि क्या दिखा है यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस, इसके साथ साथ ऑटोमेटिक, इसमें आपका कंट्रोल नहीं होगा, मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट द विल ऑफ एनिमल। किसी ऑर्गेनिज्म के बिना विल के बेसिस पर भी ये तुरंत एक्ट कर सकता है, ठीक है। सडन इसमें रिस्पॉन्स दिखेगा जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एक व्हेन अ थॉर्न, पूरा पैसेज मेंशन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। व्हेन अ थॉर्न pricks Rohan's hand, the sequence events that occurs to describe the reflex are रिसेप्टर की बात करेंगे। रिसेप्टर में क्या मेंशन है, हमारे पेन को रिसीव करेगा, जहां पर स्टिमुलस की बात आ जाएगी। सेंसरी नर्व्स क्या करेंगे, कैरी करेंगे मैसेज को, और कहां भेजेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास। इंटरन्यूरॉन्स क्या करेंगे, द सेंसरी न्यूरॉन्स सेंड अ सिग्नल टू द
इंटरन्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या हो जाएगा यहाँ पर, द इंटरन्यूरॉन्स मेक्स कॉन्टैक्ट विद द मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स क्या करेंगे यहाँ पर, द मोटर न्यूरॉन्स कनेक्ट विद द मसल्स इन रोहन्स हैंड कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्विकली विड्रॉल हर हैंड फ्रॉम द थॉर्न। ये कुछ पार्ट है, सबसे पहले स्टिमुलस एक्ट करेगा, वहां से मैसेज ट्रांसफर होगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, वहां से फिर हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स हमें दिखना स्टार्ट होगा, हम तुरंत अपने हाथ को वहां से हटा लेंगे। इसका एक डायग्राम आपके बना होगा या मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुका है। सपोज आपने एक हॉट प्लेट या फिर ग्लास को पकड़ लिया, तो उस केस में क्या होता है, सडनली हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम कौन सा रिफ्लेक्स काम करेगा, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं, जहां पर एनिमल्स का मींस ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या मेंशन है, डिफाइन ट्रॉपिज्म, स्टेट द ऑब्जेक्टिव of the experiment for which experiment setup is shown in the given figure। अभी एक फिगर आपको दिखेगा जहां पर सेटअप दिखेगा। explain how auxin help in bending of plant stem towards light। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिज्म क्या है, phenomena of directional growth movement in which the direction of the movement is determined by the direction of the stimulus। किस वे में यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स होगा, किस तरीके से प्लांट ग्रो कर रहा है। जैसे कि आपने कई एग्जांपल देखे, जैसे सपोज एक सनलाइट कहीं से आ रही है, क्लोज रूम में आपने यहाँ पर कोई एक प्लांट रख दिया, तो हम उसकी बेंडिंग क्या देखते हैं कि सनलाइट की तरफ वो बेंड हो जाता है, तो वो कौन सा ट्रॉपिज्म हो जाएगा, लाइट फोटो एंड ट्रॉपिज्म। हम मूवमेंट की बात करें, डायरेक्शन मूवमेंट की बात करें, तो वहां पर हम क्या मेंशन करेंगे, फोटोट्रॉपिज्म, वही यहाँ पर मेंशन है। अब उसी एक्सपेरिमेंट को देखते हैं क्या दिखा है, देखो अच्छा हाँ वैसा ही डायग्राम कुछ बना हुआ है, फोटोट्रॉपिज्म की बात वही डायग्राम में दिख रहा है। जैसे यहाँ पर सन प्रेजेंट है, ये प्लांट किधर, प्लांट का मूवमेंट किधर हो रहा है, इन सनलाइट की तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स द सनलाइट, टुवर्ड्स द सनलाइट है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अवे फ्रॉम द सनलाइट दिखाएंगे तो क्या मेंशन करेंगे, नेगेटिव रिस्पॉन्स, वही मेंशन है डायग्राम में। व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट द लाइट, ऑक्सिन सिंथेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सिन की बात कर ले हम लोग, ऑक्सिन सिंथेसिस एट द शूट टिप टू हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड, auxin diffuses towards the shady side to show the shady side of the shoot। This concentration of auxin stimulates the cell to grow longer on the side of shoot which is away from light and plant appear to bend towards light। इसमें क्या होगा, प्लांट का मूवमेंट हमें इसी साइड दिखेगा, यहाँ पर ऑक्सिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था हमारा, हाउ डू द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कुछ मेथड्स हैं ऐसे, कौन कौन से जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, ओरल पिल्स, कॉन्डोम्स, IUCD, सर्जिकल मेथड्स इन फीमेल्स। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इन सब के फंक्शंस जो ऊपर चार पार्ट है उसके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी बच्चों, ओरल पिल्स की बात करते हैं। देखिए ओरल पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, दैट इज प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, यहाँ पर फॉर्मेशन ही नहीं होगा। नेक्स्ट वन, condoms are the barrier methods prevent the meeting of sperm and ova। condoms क्या है, बैरियर मेथड की तरह है, these are temporary methods जिससे फीमेल गैमेट्स मींस एग्स एंड मेल गैमेट्स स्पर्म्स फ्यूजन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारा क्या था, IUCD एंड सर्जिकल मेथड की बात करते हैं। IUCD की तरफ आते हैं, these are intrauterine contraceptive devices make the inner lining of uterus unfit for the implantation, thus preventing implantation of the embryo। लास्ट वन है सर्जिकल मेथड्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो मेथड्स हम लोग जानते हैं। सर्जिकल मेथड्स आर द परमानेंट मेथड्स by the ligation of the oviduct and the sperm duct prevents the fertilization of the eggs। यहाँ पर हम दो मेथड जानते हैं, नाम आपको पता है क्या क्या होंगे दो मेथड्स के, जिस एक मेल्स में होते हैं और दूसरा क्या है फीमेल्स में। सेकेंड केस की तरफ बात करते हैं, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स 5 आर फॉलोज, हेल्प इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द फैमिली which can improve the standard of living, it help in preventing sexually transmitted diseases as well as family के numbers को भी strict करने में, और इसके साथ साथ diseases भी transfer नहीं होंगे। frequent and unwanted pregnancy can be avoided by using these types of methods। The general health of the female can be improved as reproduction methods high pressure on the body and mind of the female। These methods check the population growth of the country by controlling child birth rate। इन सब मेथड्स के क्या है, फाइनली हमारे पास कुछ रीजंस आ गए क्यों ये मेथड्स को जरूरी है। पहले क्या मेंशन है, फैमिली पॉपुलेशन साइज,
डिजीजेस ट्रांसफर ना हो, इसके साथ साथ फीमेल की हेल्थ भी बेटर है, और इसी की वजह से क्या होगा, चाइल्ड बर्थ रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या मेंशन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। अब आते हैं प्लांट में, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मींस फ्लावरिंग प्लांट। With the help of the label diagram showing germination of pollen over stigma, what happened to the following parts after fertilization? Fertilization के बाद इन parts का क्या होगा, कैसे, eggs, ovary, ovules, sepals and petals. थर्ड पार्ट क्या मेंशन है, state the significance of the pollen tube. pollen tube का significance क्या है? सबसे पहले वहां पर क्या मेंशन है, डायग्राम की बात कर रहे थे। देखते हैं डायग्राम की तरफ। स्टिग्मा ये पार्ट है, अब इसमें देखिए स्टिग्मा का पार्ट, और क्या आएगा, स्टाइल का पार्ट, और लास्ट में क्या मेंशन है, ओवरी का पार्ट। ये मेल गैमेट्स है जो कि इस तरह से कुछ जा रहा है। पॉलन ट्यूब ये वाला पार्ट, ये हमारा ओवरी, अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स, और ये सब कहाँ, एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी बना है, इसको ध्यान रखेंगे। आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द pollen grains over the stigma, one of the pollen tube grows out of the pollen grain containing 2 male gametes. कितने मैक्सिमम मेल गैमेट्स की बात करेंगे, 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। pollen tube travels through the style to reach the female gamete, जो कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कुछ इस तरह से। यहां से आएगा ये इस वे से नीचे यहाँ, ठीक है, यहाँ से मेल गैमेट ट्रांसफर होते रहेंगे। आउट ऑफ द टू, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट। एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा फीमेल गैमेट के साथ और क्या बनाएगा, जाइगोट। दिस फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग डेवलप्स। एग का डेवलपमेंट किससे हो जाएगा, जाइगोट। लेटर जाइगोट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड ओव्यूल का कन्वर्जन किस में हो जाएगा बच्चों, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेपल्स एंड पेटल्स क्या हो जाएंगे, फॉल। मतलब वो क्या थे, दे आर ओनली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोडक्शन में प्रॉपरली, एंजियोस्पर्म मींस प्लांट के रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट क्या मेंशन है, सिग्निफिकेंस की बात। सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का इंपॉर्टेंस क्या था वो पढ़ रहे थे हम लोग, क्योंकि ये हेल्प किस में करता है, मेल गैमेट के ट्रांसफर में हेल्प करता है। मेल गैमेट्स में pollen grains मेंशन भी है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द मेल गैमेट सेल्स फ्रॉम द pollen grains टू द ovules प्रेजेंट इनसाइड द ovary। क्या होगा, ये pollen tube प्रेजेंट है इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो pollen tube बनेगी ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसके लिए, मेल गैमेट्स मींस pollen grains को ट्रांसफर करने के लिए, एक पाथवे क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमें मेंशन करना है, क्या क्या है। वेयर block is created surgically to prevent fertilization, okay, where copper T is inserted, inside which condoms are placed, कहां पर condoms को place किया जाता है। how placenta plays an important role in the development of the embryo। placenta का important role क्या होगा, embryo को develop करने के लिए placenta का काम क्या है। देखिए डायग्राम कुछ बना हुआ है, ये हमारा क्या आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट। आप क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया था। देखिए पहला क्या था, वेयर ब्लॉक इज क्रिएटेड सर्जिकली टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। आते हैं आंसर की तरफ, कहां पर क्रिएट करेंगे, आंसर क्या मेंशन है, फेलोपियन ट्यूब की बात करें, ब्लॉकेज यहां पर क्रिएट किया जाएगा। सेकंड पार्ट क्या मेंशन है, वेयर कॉपर टी इज इंसर्टेड। कॉपर टी की बात कर ले, कहां पर इंसर्टेड है, हम इस वाले रीजन की बात करेंगे, दैट इज यूट्रस। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट क्या था, इनसाइड विच कॉन्डोम्स कैन बी प्लेस्ड। कॉन्डोम्स को कहां प्लेस किया जाता है, वजाइना में, ठीक है, ये पार्ट से। इसके बाद ये तो डायग्राम का मेंशन हो गया, क्या क्या, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना की बात करेंगे। यहाँ से एक्स रिलीज होंगे, यहाँ पर जाएंगे मींस फेलोपियन ट्यूब के पास, यहाँ से फिर कहाँ पहुंचेंगे, इस वाले रीजन में। यहाँ पर क्या होगा, यूट्रस क्या है, ये पूरा हॉलो स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पर ही कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ प्लेसेंटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। प्लेसेंटा इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, क्यों, क्या रीजन है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट। प्लेसेंटा क्या है, न्यूट्रिटिव इन नेचर, जहां से न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम द मदर ब्लड टू द फीटस बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफरिंग वेस्ट सब्सटेंस जनरेटेड बाय फीटस इनटू द मदर्स बॉडी। दो मेन चीजें हैं यहाँ पर प्लेसेंटा के, एक न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन के साथ साथ वेस्ट मैटर भी बॉडी से बाहर, क्योंकि अभी जो फीटस डेवलप हो रहा है वो बिल्कुल इमेच्योर स्ट्रक्चर है, वहां से खुद से वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो वहां से सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर की जाएगी, मदर के बॉडी के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। तो ये प्लेसेंटा का मेन इंपॉर्टेंट काम है, दो फंक्शंस। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है,
Why do human female produces only one type of gamete and male produces two type of gamete? फीमेल्स में सिर्फ एक ही तरह के गैमेट्स को देखने को मिलता है और मेल्स में दो वैरायटी के गैमेट्स देखते हैं. इसका रीजन क्या है वो देखते हैं. राइट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ बोथ गैमेट्स ऑफ मेल एंड द फीमेल. पहले एक बार देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद इधर पढ़ेंगे. देखिए मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में बात कर लें. अगर हम लोग फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक एक्स टाइप का. और मेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, अगर हम लोग मेल्स की बात कर लें तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होता है. टोटल ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम टोटल प्रेजेंट होते हैं. देखिए क्या मेंशन है, ह्यूमन फीमेल ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज व्हाट, एक्स. सिर्फ एक्स इज प्रेजेंट एंड देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स इट प्रोड्यूस, only one type of gamete it produce. But in case of males, males की बॉडी में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स है, X and Y are present. Therefore male produces how many types of gametes, two types of gametes. The genetic contribution of both the gametes of males and females are as follows. Males की बॉडी में भी 22 तो दोनों में कॉमन है, they are known as what, autosomes, and last pair is known as what, sex chromosome. वही मेंशन है 22 plus X and एक में क्या आ जाएगा 22 plus XY एंड फीमेल में क्या होगा 22 प्लस X. ये वाला कॉन्सेप्ट. इससे एक डायग्राम कुछ ऐसा है जो बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, जो बहुत बार आया है. कुछ ऐसे इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है. यहाँ पर हम फॉर्म कर लेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक, XX और XY. अब इसमें स्ट्रक्चर्स बताते हैं क्या पॉसिबिलिटीज होगी. यहाँ पर भी X बनेगा बेटा, यहाँ पर भी XX और यहाँ पर XY और यहाँ पर भी XY. Almost 50-50 probable chances होते हैं during reproduction, maybe males will form or maybe female. Next part देखिए क्या mention है, the sex of the newborn child is a matter of chance. वही सेम चीज है, जो reproduction के टाइम में जो sex है मीन्स फॉर्मेशन बॉय चाइल्ड का होगा या फिर गर्ल चाइल्ड का, ये क्या है, सिर्फ एक सडन चेंजेस है, सडन चांस है, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है कि हम ये पहले से फिक्स नहीं, रोल इन द सेंस कि हम पहले से फिक्स नहीं कर सकते कि मेल ही प्रोड्यूस होगा या फिर फीमेल. And none of the parent may be considered responsible for it. हम मेल या फीमेल किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते कि लड़की प्रोड्यूस हुई है तो फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल या फिर लड़का तभी फीमेल रिस्पॉन्सिबल. इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना मेल रिस्पॉन्सिबल होगा ना फीमेल रिस्पॉन्सिबल. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोइंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग. वही फ्लो चार्ट मैं अभी बनाऊंगी. क्या है, पहले बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मैंने अभी बताया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, वन पेयर लास्ट पेयर इज नोन एज व्हाट, सेक्स क्रोमोसोम. Rest 22 pairs are known as what, autosomes. वही मेंशन है. XY किस में आ जाएगा, मेल्स के केस में. फीमेल्स के केस में क्या आ जाएगा, सेम टाइप मींस XX क्रोमोसोम्स. फॉलोइंग शोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं, कुछ हम इस तरह से बना देंगे. इसे पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, मेंशन भी करेंगे XX XY. क्रोमोसोम दिखा देंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर मेंशन कर देंगे कितना, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जहां पर हम ये क्या है हमारे पास, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक्स और वाई. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्म कर लेते हैं. आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और सिंपल कर देते हैं कुछ ऐसे. इसको एक्स को इसके साथ यूज कराएंगे, फीमेल इज फॉर्म्ड, दिस वन male is formed, this X when fuses female is formed and last one what, male is formed. कुछ ऐसा फ्लो चार्ट हमें वहां पर बनाना है. तो प्रोबेबिलिटी देखिए कितना है, 1:1. देखिए 1, ये भी और ये भी. टोटल इसके भी फीमेल्स कितने आ गए, टोटल 2 और मेल्स कितने आ गए 2. रेशियो कितना आ जाएगा 1:1. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% प्रोबेबिलिटी इन ईच केसेस. मेल्स एंड फीमेल दोनों केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 50-50%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वी क्रॉस ब्रीड टॉल पी प्लांट. ओ जेनेटिक्स स्टार्ट हो गया. देखिए टॉल पी प्लांट विद द प्योर ब्रीड डॉर्फ प्लांट. हमें कंप्लीट टॉल प्लांट को किससे मींस प्योर टॉल प्लांट को किससे क्रॉस कराना है, डॉर्फ प्लांट के साथ. तो हमें बताना है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होगा किसमें, सिर्फ F1 बताना है, ठीक है. स्टेट द रेशियो ऑफ द टॉल प्लांट टू डॉर्फ प्लांट इन द F2 जनरेशन. हमें रेशियो बताना है किसमें, F2 जनरेशन में किसका, tall and dwarf का. State the type of plant not found in the F1 generation but appeared in F2 generation. State the reasons for it. देखते हैं क्या चीज, हमें रेशियोज बताने हैं. सबसे पहले
तो अगर हम बात करें तो F1 जनरेशन की बात करें तो आपको याद होगा शायद सारे प्लांट्स कैसे बनाते हैं, सारे प्लांट्स वहां पर टॉल ही बनते हैं। केसेस देखिए क्या थे यहाँ पर, हम यहाँ पर कौन सा क्रॉस बनाने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। बना के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ ऐसे प्योर टॉल है, मतलब ये कंसिडर करेंगे। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉर्फ प्लांट की, तो कुछ ऐसा कंसिडर, क्या मेंशन है, प्योर डॉर्फ प्लांट, तो ऐसा कंसिडर। यहाँ पर सिंगल पेयर यहाँ पर भी आ जाएगा। आप देखिए F1 जनरेशन में जब हमने फर्टिलाइज करा तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट कैसे बनेंगे, प्योर। जितने भी प्योर तो नहीं बनेंगे लेकिन सब कैसे बनेंगे, ऑल प्लांट्स आर टॉल इन नेचर, क्योंकि टी क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग। द जीनोटाइप ऑफ द F1 प्लांट इज कैपिटल T एंड स्मॉल t। कैपिटल T एंड स्मॉल t का मतलब क्या हो गया, हम टॉल की बात करें, ठीक है। एंड द फिनोटाइप इज टॉल। जीनोटाइप ऐसा कुछ लिखेंगे और फिनोटाइप में क्या लिखेंगे, टॉल। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ द टॉल प्लांट टू द डॉर्फ प्लांट इन F2 जनरेशन इज 3:1। इसको भी हम प्रूफ करके देख सकते हैं कि रेशियो क्या होगा। इसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेट, कुछ ऐसे। इसका भी क्रॉस बना सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पर भी कैपिटल T स्मॉल t। इसको इसके साथ फर्टिलाइज कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T टॉल, कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई स्मॉल t, देन कैपिटल T स्मॉल t, लास्ट में स्मॉल t स्मॉल t। आप देखिए रेशियो क्या आ रहा है, कंप्लीट प्योर टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल। कितने टॉल आ गए, 3, और डॉर्फ कितना आ गया, सिर्फ 1। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3:1, ये आएगा हमारा। वही यहाँ पर रेशियो मेंशन है कितना, 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, डॉर्फ प्लांट इज नॉट फाउंड, क्या मेंशन था, थर्ड वन। स्टेट द टाइप ऑफ द प्लांट नॉट फाउंड इन द F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन द F2 जनरेशन एंड द रीजन। F1 में डॉर्फ नहीं पाया गया लेकिन F2 में डॉर्फ हमें मिल रहा है, रीजन क्या है उसके बिहाइंड। डॉर्फ प्लांट इज नॉट फाउंड इन द F1 जनरेशन, ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज इट इज अ रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट है ये कौन, स्मॉल t। डॉर्फनेस कैन ओनली बी एक्सेप्ट, डॉर्फ प्लांट तभी दिखेगा जब रेसेसिव कैरेक्टर कैसे प्रेजेंट होगा, इन होमोजाइगस कंडीशन। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिला, जब तक दोनों स्मॉल t नहीं होगा तब तक हमें रेसेसिव ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से अगर हम F1 प्लांट की बात करें तो यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल प्रेजेंट था, इस वजह से यहाँ पर हमें सिर्फ टॉल प्लांट से मिले। लेकिन जब हमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें क्या मिला, एक प्लांट ऐसा मिल गया जो कैसे था, कंप्लीट रेसेसिव नेचर। देखिए, डॉर्फनेस कैन ओनली बी द एक्सप्रेस्ड इन द रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, सिमिलर दिखेंगे, कुछ ऐसे, ऐसे भी हो सकते हैं होमोजाइगस, ठीक है, ये भी होमोजाइगस है। एक और टर्म में बेटा इसी के साथ बता देती हूँ, अगर हेट्रोजाइगस मेंशन होगा तो क्या लिखते हैं, कैपिटल और स्मॉल, मतलब दोनों डिफरेंट प्रेजेंट होंगे तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन। सेम होगा तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट आइए, 2 pea plants, one with the round yellow seed, this one, and another with the wrinkled and green, wrinkle को small letters and green small one, produce F1 progeny। When F1 plants are self pollinated, जब F1 plant को हम self pollinate करेंगे, which new combination of character is expressed in the F2 generation। अब जब सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो कौन कौन से नए फीचर्स हमें दिखेंगे। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो ये गेस करना, हमें 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट से रखे, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अगर 2 ट्रेट्स मेंशन होते हैं तो हम कौन सा चार्ट बनाते हैं, डाइहाइब्रिड के लिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। हाउ मेनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन आर टोटल 160 सीड्स। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इन दोनों के आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या था, व्हेन F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड विद न्यू कॉम्बिनेशंस of characters is expected in F2 generation। चलिए, 2 new combinations of character are round green and the wrinkled yellow। New combinations are produced because of the independent inheritance of sheets, shape and seed color। देखिए, इसको हम चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चार्ट के थ्रू, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, पूरा याद है, डायहाइब्रिड क्रॉस का पार्ट, ये पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। इस वाले बेसिस पर हमें इसे बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसमें मेरा मानना है कि बच्चों ये पूरा बनाएंगे तो एग्जाम में टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 2 ही अलग से फीचर्स बनते हैं, हमें वो डायरेक्टली लर्न कर लेना है। 2 न्यू कॉम्बिनेशन, ये हमारा एक राउंड ग्रीन, ये क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात, इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं।
राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल्ड येलो, दो कॉम्बिनेशन है। सेकेंड आइए, हाउ मेनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 160 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। याद रखेंगे इसको। नंबर ऑफ ब्राउन ग्रीन सीड्स, टोटल रेशियो हमारा क्या बनता है 9331। जब इसका हम फिनोटिप स्क्वायर बनाते हैं बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस का, तो जो फिनोटिपिक रेशियो बनता है वो क्या होता है 9331। ये हमारा रेशियो वहां पर क्रिएट होता है। देखिए वही यहाँ पर क्या मेंशन, नंबर ऑफ राउंड ग्रीन सीड्स, टोटल राउंड ग्रीन सीड्स कितने बन रहे थे 3। टोटल प्लांट्स कितने बनेंगे, टोटल बॉक्सेस हम लोग कितने बनाते हैं 16। ठीक है, इसमें से 3 प्लांट्स हमारे कैसे बनेंगे राउंड एंड ग्रीन सीडेड। तो वही हमने किया है 3 अपॉन व्हाट 9 + 3 + 3 + 1 हाउ मच इट 16 मल्टीप्लाई बाय 160। सो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 30। नंबर ऑफ रिंकल ग्रीन सीड्स, यहाँ पर ये कितने बनेंगे 3 बनेंगे। जब इसे पूरा हम फिल करेंगे तो आपको ये दिखेगा कितने टोटल बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 9 + 3 + 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 160। टोटल से ही हम करेंगे, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 30, क्योंकि ये प्लांट्स कुछ इस तरह के फॉर्म में दोनों का सिमिलर आ जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट क्या था, नेम द लॉ बेस्ड ऑन दिस क्रॉस, नेम द क्रॉस डिस्कस्ड अबव। कौन सा क्रॉस और कौन सा लॉ यहाँ पर बेस्ड है उसको हम देखते हैं। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन दिस एंड द क्रॉस इज नोन एज, अभी मैंने बताया 2 कैरेक्टर्स का यूज करें तो क्या आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस, सिंगल ट्रेड यूज करेंगे तो क्या मेंशन करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमें ये ध्यान में रखना है। देखिए द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हमने इंडिपेंडेंट क्यों बोला, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होते ये सारे ट्रेड्स तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर जो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। डायहाइब्रिड क्रॉस बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज प्रिपेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या मेंशन है, लिस्ट 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। इसके बाद लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमें 2 वेस्ट लिखने हैं, क्या क्या है पहले देखिए, टू इम्पैक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम कहते तो हैं डिकम्पोज हो जाता है, बट अगर हम एक लार्ज अमाउंट में उसे एक्यूमुलेट करके रखेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन एक्यूमुलेट करने के बाद क्या है, इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन विल रिजल्ट इन द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज कॉजिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। अगर कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, वहां से बहुत सारी डिजीजेज स्प्रेड हो सकती हैं। जैसे फ्लाइज वहां पर आएंगी, फ्लाइज आएंगी तो वहां से जितने भी वेस्ट एलिमेंट्स है उनके पार्टिकल्स फ्लाइज लेके जाएंगी, अलग अलग फॉर्म में डिजीजेस को क्या करेंगे स्प्रेड करेंगे। नेक्स्ट वन, एयर विल बी पोल्यूटेड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रॉटिंग एंड द डिकम्पोजिशन। एयर पोल्यूशन भी हमें वहां देखने को मिलेगा। 2 मेथड्स, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल। कौन कौन से ऐसे 2 मेथड्स है जिससे हम सेफली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। देखिए क्या है वो मेथड्स, दैट आर इंसिनरेटर्स, रिसाइकलिंग ऑफ द कंपोस्ट फॉर्मेशन। इंसिनरेटर एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम चैम्बर्स बनाते हैं, वहां पर इन वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर अगर रिसाइकल पॉसिबल है तो हम उसे कर सकते हैं जिससे वहां से पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट में देखिए, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एक्युमुलेट इन ह्यूमन बीइंग्स, स्टेट द फेनोमेना इन्वॉल्व्ड एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो भी है, इसके लिए एक टॉपिक हम लोग ध्यान रखें, क्या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Accumulation of harmful chemicals in the body of living organisms at different trophic level is known as what? Food chain. और इसी को हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। Concentration of these chemicals, these harmful chemicals will be different at different trophic level. अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे इनका accumulation क्या होगा, बहुत चेंजेस होते जाएंगे यहाँ पर। इट इज मैक्सिमम, जब हम हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो वहां पर accumulation क्या होगा, ज्यादा। अगर लोअर लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्युमुलेशन क्या हो जाएगा, कम। मिनिमम एट द लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस वन, एंड मिनिमम एट लोएस्ट लेवल। इट इज एग्जांपल में देखिए, हाईएस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड लोएस्ट इन द ऑटोट्रॉप। सबसे ऊपर क्या होंगे, ह्यूमंस बीइंग का लेवल, जहां पर सबसे टॉप कार्निवोरस में आते हैं, टॉप कंज्यूमर्स हैं ये, वहां पर एक्युमुलेशन क्या होगा सबसे ज्यादा। अगर हम लोएस्ट लेवल की बात करें वहां पर एक्युमुलेशन क्या होगा, कम। डायरेक्टली हम वहां किसकी बात करें, ऑटोट्रॉप्स की बात करें। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNEP? UNEP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
ये फुल फॉर्म है UNEP, ये आपको लास्ट चैप्टर में मिल जाएगा। What are the steps taken by UNEP to save the ozone? कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, क्या है? Larger number of countries have signed the directions of UNEP to limit the production and uses of the CFC. क्योंकि CFC का प्रोडक्शन क्या बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे थे। Also to find the alternative of the CFC which will not interfere with the formation of the ozone. ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये इसका मोटो था, जो स्टेप्स लिए गए किसने लिए, UNEP, किसको बचाने के लिए, ओजोन को सेव करने के लिए। डैमेज टू द ओजोन लेयर इज द कॉज ऑफ द कंसर्न, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? ओजोन लेयर प्रिवेंट्स प्रोटेक्ट्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। Certain harmful chemicals such as chlorofluorocarbon, CFCs, then methane, that is CH4, oxides of nitrogen, NO2, produced by the human activities are thinning the ozone. As a result, more UV radiations penetrates ozone blanket to strike the earth and producing skin cancer. These are the diseases. Damage to eyes, including increased incident of what? Cataract. Immune system भी कम होगा. These also result in the increased embryonic mortality. Mortality means what? Death rate. Decrease photosynthesis in plants and contribute towards global warming. Following steps are taken by UNEP to save the ozone. ये ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे थे। क्या क्या चीजें थी? स्किन कैंसर्स, ठीक है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम, मोर्टेलिटी रेट, एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही थी, फोटोसिंथेसिस कहीं ना कहीं प्लांट्स प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से ये स्टेप्स लेने पड़े और ओजोन लेयर डैमेज ना हो। जैसे क्वेश्चन क्या था वो भी देखिए, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, आप पॉइंट से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? Plant, deer and loin. In the given food chain, what will be the impact of removing all the organisms of the second trophic level? अगर हम ये हटा दे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, किसके ऊपर? ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इस पे और इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हम डियर को हटा दें यहाँ से? विल द इम्पैक्ट बी द सेम फॉर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल? क्या इम्पैक्ट सेम पड़ेगा दोनों लेवल पे इन द अबव फूड चेन इफ दे विल प्रेजेंट इन अ फूड वेब? अगर हम फूड वेब पे रख दे तभी भी इम्पैक्ट सेम आएगा, और फूड चेन में रख दे तभी भी इम्पैक्ट क्या सेम आएगा? क्या दोनों में सेम है या अलग अलग है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन की बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल डिसाइडेड है, जिसमें हमारा क्या बना था? प्लांट दैट इज प्रोड्यूसर, डिपेंडेंट कौन था यहाँ पर? डियर, प्राइमरी कंज्यूमर, और लॉइन यहाँ पर क्या था? टॉप या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द, अगर हमने डियर को हटा दिया तो इम्पैक्ट क्या आएगा यहाँ पर? फर्स्ट द प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अगर हमने इसको हटा दिया तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन absence of the herbivores that consumes them, the loin third tropic level will face a food shortage. ये इनका प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा क्योंकि डियर प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट के नंबर्स इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर डियर एब्सेंट हो गए तो कहीं ना कहीं लॉइन को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें फूड की स्कैर्सिटी होना स्टार्ट हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी उन्हें, तो फूड का शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम फूड वेब में इसी को रखें तो क्या सेम प्रॉब्लम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी सेम प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉइन कोई ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड को फाइंड कर लेगा जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाएगा, वही मेंशन भी होगा। इन अ फूड वेब ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल फूड सोर्सेज, बहुत सारे फूड सोर्सेज है वहां पर ऑर्गेनिजम्स के पास। उस केस में क्या होगा? इफ लॉइन वेयर पार्ट ऑफ द फूड वेब दे माइट हैव अल्टरनेटिव प्रे, दूसरे ना दूसरे उनको प्रे मिल जाएंगे विच कुड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द डियर, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट है वो वहां पर लॉइन को मिल जाएगी और कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी स्कैर्सिटी को कम फेस करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम फूड चेन की बात करें तो ऑप्शन वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, फूड वेब में हमें ऑप्शन मिल सकता है, तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन इज मेडुला एंड सेरिब्रम लोकेटेड? मेडुला एंड सेरिब्रम का लोकेशन क्या है? स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच,
फंक्शंस भी बताने हैं, देखते हैं पहले। मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलोंग विद द पॉन्स, ठीक है। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला कंट्रोल्स, मेडुला का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये फंक्शंस कंट्रोल करेगा। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम क्या है? फ्रंट ऑफ द ब्रेन, comprises gray matter, the cerebral cortex and the white matter and its center. The largest part of the brain, the cerebrum, initiates and coordinates movement and regulates our temperature. Functions ध्यान रखेंगे, मेडुला के फंक्शन में स्पेशली क्या मेंशन था? हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन रेट। एंड इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, दैट इज व्हाट? सेरिब्रम। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेशन, आवर बॉडी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, एज वेल एज व्हाट? रेगुलेट्स टेम्परेचर। This is also very important, as well as diagram of brain. Labeling portion is important. Name the hormone that promotes the growth of the tendrils and explain how they help a pea plant to climb up other plants. Auxin is the hormone that promotes the growth of the tendrils around the support as it is. Auxin का एक क्वेश्चन और था आगे, आपको याद होगा, जहां पर हम फोटोट्रोपिज्म को डिस्कस कर रहे थे। ऑक्सिन इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम टिप्स की ग्रोथ की बात करेंगे वो वहीं पे प्रेजेंट होगा। Shoots and stimulate the growth of the cells on the opposite side, which causes coiling of the tendrils around the support. उसकी ग्रोथ की वजह से क्या होगा? टेंड्रिल्स में क्या हो जाएगी? हमें कोइलिंग दिखाई देगी, जो आपको पी प्लांट में देखने को मिलेगा। साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट इज व्हाट? फाइजम सिटाइमम। जो आपने देखा होगा, अगर हम किसी को सपोर्ट में यहाँ लगाते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे प्लांट है क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है टेंड्रिल्स का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के तरफ देखिए। मेंडल वर्कड आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर कह लीजिए, या फिर बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर में। आज इट इज क्वेश्चन है जो आया हुआ है, जहां पर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। देखते हैं डायरेक्टली क्रॉस जो यहाँ पर बना हुआ है, इस क्रॉस को हमें क्या करना है? यहाँ पर फॉर्म करके दिखाना है। वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन था। पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड वन क्या है? राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये पार्ट है। यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली क्रॉस क्या। When Mendel crossed pure tall plant and short plant, F1 generation all plants are tall, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। This is because the tall trait is what? Dominant were the short trait. The two observation made by Mendel in the F1 plant is, first क्या हो जाएगा? All plants are tall, indicating that tall trait is dominant. सारे plants tall क्यों होंगे? क्योंकि tall क्या हो जाएगा? Dominating. And वहां पर शॉर्ट ट्रेट अपीयर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्मॉल टी क्या हो जाएगा? रेसेसिव। करेक्ट, शॉर्ट क्या हो जाएगा? रेसेसिव पार्ट हो जाएगा। डिफरेंस वहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या था, एक बार और देखते हैं। राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड द रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच का डिफरेंस लिखना है। डोमिनेंट बस वही होगा जो फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस होगा, और रेसेसिव हम उसे कहेंगे जो एक्सप्रेस नहीं होगा। डोमिनेंट ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप विद एटलीस्ट वन डोमिनेंट allele present in it, while recessive trait are only expressed when two recessive alleles are present. डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, अगर एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन रेसेसिव की बात करें, जब तक दोनों रेसेसिव स्ट्रक्चर एलील नहीं होंगे तब तक वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन अ क्रॉस विद टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर RRYY एंड RRYY। ओके बेटा, ये प्रॉपर एक केस स्टडी है जिसमें 3 पार्ट्स मेंशन थे। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आप रीड कर लीजिएगा। देखिए, इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस, अगर हम इसको आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये स्ट्रक्चर्स हमें फॉर्म होते हैं। मेंडल यूज्ड द मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 जनरेशन टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन। ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही थी, जहां पर रेशियो क्या बनेगा? 9:3:3:1 का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। राउंड येलो, ये लेटर्स हम यूज करेंगे। ये क्यों हम स्मॉल यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? रेसेसिव पार्ट है। अब इससे हम सबसे पहले F1 जनरेशन बनाएंगे। F1 जनरेशन को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ये क्या हो गया हमारा? प्लांट्स यहाँ पर कैसे बनेंगे? राउंड येलो बन जाएंगे। अब इसको हम क्या कराएंगे? सेल्फ पॉलिनेट। सेल्फ पॉलिनेट कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? गैमेट्स को फॉर्म करना पड़ेगा। गैमेट्स कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखिए ये हमारा प्रेजेंट था। अब इसको क्या करते हैं? इस आर को इसके साथ, पहला गैमेट वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको अगेन यहाँ पर दूसरा, इसको कैपिटल स्मॉल मेंशनड है, इसके बाद दोनों स्मॉल, कुछ ऐसे। यहाँ पर भी सेम वही मेंशन करते हैं। अब क्या करेंगे? इसको लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैपिटल आर
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये सारे स्ट्रक्चर। यहाँ पर टोटल जब रेशियो निकालते हैं तो क्या बनता है 9, 3, 3 एंड 1। 9 का मतलब देखिए ये वाला प्लांट, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ इंटू 9। यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे जहां पर हम डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। The ratio of the parental combination obtained in the F2 generation is 9:3:1, which represents how many? 9 means what? Round yellow. 3 means what? Round and green. And again 3 means wrinkled yellow. And last one क्या आ जाएगा? 1 wrinkled green. This ratio led to the conclusion that traits are inherited independently of the one another. इससे हमें different varieties देखने को मिल रही है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि नए ट्रेड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो क्यों? इंडिपेंडेंट हैं वो सारे ट्रेड्स, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इसलिए नए कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इस स्ट्रक्चर में। हाँ, आई थिंक ये इट इज ऑलरेडी क्लियर। अब इसमें एक चीज और आती है फिनोटिपिक के बाद, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो आपके 10th के बोर्ड्स में नहीं है, तो उसको वहीं पे रहने देते हैं। अब इससे फिनोटाइप याद करिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई डाउट रह जाएगा तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।